नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रबर इंडस्ट्री काफी परेशान है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस मामले पर सरकार को चिट्ठी लिखी है। एसोसिएशन ने चिट्ठी में सरकार से क्या अपील की है, वहीं आईएमडी ने देश के कुछ राज्य में फ्लैश फ्लड और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं शशि सिंह, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, और साथ ही साथ आगे शो में हमारे साथ आईएमडी जयपुर के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा भी बने रहेंगे। उनसे मौसम के मिजाज को समझेंगे। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एल&पी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा रहेंगे मौजूद। उनसे लेंगे हम ट्रेड्स। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रबर इंडस्ट्री की और मौजूदा हालात की। शशि सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो टैरिफ की सिचुएशन से ये पूरी इंडस्ट्री डील कर रही है और क्या अपील की है उसको समझने की कोशिश करते हैं। शशि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। क्या अपील आपने सरकार से की है, बताइए। नमस्कार। चैलेंजेस तो ये है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, पहले 25%, 26% और उसके ऊपर अनदर पेनाल्टी के नाम पे अनदर 25%, इससे इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ जो यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको काफ़ी इम्पेक्ट आ गया है। अब इसमें हमारा जो बेसिकली एक टोटल एक्सपोर्ट जो है हमारा, वो करीबन 7,500 करोड़ का है यूएस के लिए, और टोटल इंपोर्ट जो है यूएस से वो 2,200 करोड़ के आसपास का है। तो अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड सरप्लस जो हमारा है उनके साथ में 5,200 करोड़ का है, और ये इम्पेक्ट होगा इंडस्ट्रीज का। और हमारा अभी जो गवर्नमेंट से डिमांड है और हमारी हमारी अभी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हम समझ पा रहे हैं अभी, कि इसमें से ऑटोमोटिव सेक्टर्स को इसमें पेनाल्टी नहीं लगाई गई है, जो अभी हम समझ पा रहे हैं। तो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में जो टायर कंप हैं जो ऑटोमोटिव्स को दे रहे हैं, उस पर ये ड्यूटी अभी 26% है, इस पे पेनाल्टी नहीं लगा है। बट अदर जो रबर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। तो ये इसके लिए हमारी जो डिमांड है सरकार से कि या तो अब ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह कुछ किया जाए, कुछ सब्सिडी किया जाए, और स्पेशली अदर कंट्रीज के साथ एफटीए किया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि दूसरे कंट्री में स्कोप ढूंढ सके इंडस्ट्रीज। ओके अच्छा शशि जी, आपने चिट्ठी तो लिखी है, आपने जैसे खुद भी मेंशन किया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ पे सरकार क्या इनिशिएटिव उठा सकती है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जिस तरीके से यूएस ने रबर पर सिग्निफिकेंटली जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं, अभी जो रबर है इंडिया का, वो किस तरीके की ड्यूटीज़ या फिर कहें किस तरीके से बाकी देशों के मुकाबले लेस कॉम्पिटिटिव हो गया है? बाकी नेशन से अगर कंपेयर करें, फॉर इंस्टेंस वियतनाम हो या थाईलैंड हो, वहाँ पर किस तरीके के नंबर्स सामने हैं? अभी एज ए पेनाल्टी का जो 25% एक्स्ट्रा लगा है वो बाकी कंट्रीज पे नहीं लगा है, तो वो इम्पेक्ट तो एक्स्ट्रा हो ही गया। हम उसके वजह से मार्केट में कम्पिटिटिवनेस हमारी, हम उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे प्राइसिंग में। एक तो वो इम्पेक्ट है। दूसरा, अभी चाइना के साथ भी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि उसके ऊपर वो क्या चार्ज करने वाले हैं। तो चाइनीज अगेन ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव थ्रेट फॉर अस। सो ये सारे रोल मिला के थोड़ा सेंटीमेंट अभी इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी आने तक शशि जी, सबको टैरिफ से इसमें पहले जो सपोर्ट कर। हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ थी वो किस तरीके की थी? किस तरीके के नंबर्स हम मंथली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे? और जो डर है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में डेफिनेटली ड्रॉप देखने को मिल सकता है, अगर सरकार अब क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी, वो देखना होगा। लेकिन जब तक ये कदम नहीं उठते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट आप एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में या किस तरीके का ड्रॉप आप देखते हैं? इमीडिएटली तो इस पे कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने आपको कहा कि 5,200 करोड़ का डिफरेंस है, मतलब जो इंपोर्ट है वो हमारा उनके साथ में 2,200 करोड़ का है रबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 7,500 करोड़ का है। तो जो ये डिफरेंस है 5,200 करोड़ का, ये इसके ऊपर ये तो इम्पेक्ट 100% आने वाला है। और ये किस तरह से धीरे धीरे अभी अभी क्या हो रहा है कि जो आपके बायर हैं, जो अमेरिकन बायर है, वो भी स्टॉक रखना, हाँ, अब वो थोड़े से ऑर्डर कैंसलेशन पे मूड में है। कुछ ने होल्ड कर रखा है ऑर्डर्स को कि नहीं अभी मत भेजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। ये सब चीज इंडस्ट्रीज को अभी फिलहाल फेस करना पड़ रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं रबर इंडस्ट्री की नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। हमारी काफ़ी बातचीत हुई कुछ ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ जिनका यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। कई कंपनीज का कहना ये है कि वो बायर्स से बातचीत कर रहे हैं, कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर्स वो इस इंक्रीज कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। शायद थोड़ा लैग हो सकता है। क्या ये सिनेरियो कंपनी टू कंपनी या बहुत स्पेसिफिक रहेगा? इन जनरल शायद इस तरीके के इम्प्लीकेशंस ना हो जैसे आपने मेंशन भी किया। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि एक जनरल टर्म्स में ये सब चीजें प्ले तो करती हैं, बट स्पेसिफिक होता है। अभी जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं है और हम वो बना रहे हैं इंडिया में, तो उस उन उन केसेस में वो उनको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट इक्विप्ड। और या जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर सर्टन रबर प्रोडक्ट विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एज वेल एज यूएस, सो वो उनको लेना ही पड़ेगा हमारे से, और उस पर वो ड्यूटी बढ़ेगी तो उनके एंड यूजर को एग्री करना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें पूरा, तो ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। और इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं ना, आपदा में अवसर तलाशना पड़ेगा। बिल्कुल। एक 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 फाइनल क्वेश्चन आपसे सर, आपने हालांकि जो लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, काफ़ी सारी विश लिस्ट आपने शेयर की है, या फिर आपने क्या किया जा सकता है उन स्टेप्स के बारे में कहा है, फिर चाहे वो एफटीए नेगोशिएशंस हो या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हो या इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो, सब्सिडीज़ हो, आपके हिसाब से इन सारी इस पूरी लिस्ट में से क्या वो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमीडिएटली सरकार कर सकती है और करनी चाहिए इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए? एफटीए तो ऑलरेडी अभी आप गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूरोप अपना इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी कर दिया है। एफटीए ऑलरेडी साइन हो गया, जिसका अच्छा स्कोप नजर आ रहा है रबर इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसे ही और कंट्रीज के साथ जितना जल्दी जल्दी एफटीए साइन होगा, उसमें क्या होगा, जो ये हमारा इम्पेक्ट यूएस से आ रहा है वो दूसरी कंट्रीज के लिए ईज हो जाएगा एक्सपोर्ट, तो वो जो हमारे लिए डेफिसिट बनेगा वो कंट्रोल किया जा सकता है वहां से। ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ एक लास्ट सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ। अब तो चलिए टैरिफ्स को यूएस ने जस्ट डबल कर दिया है। इससे पहले जब वो हमने अप्रैल में देखा था 26% के आसपास की टैरिफ अनाउंसमेंट की थी, तब भी ये बात सामने आई थी रबर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि कई कंपनियां हैं यूएस में जो ऑर्डर्स हॉल्ट कर रही हैं, कैंसिलेशंस कर रही हैं। अगर हम उस 26% से लेकर अब तक की जर्नी देखें, कितना इम्पैक्ट ऑलरेडी आया है? देखिए, जो पहले जो 26% आया था उस टाइम पे जो मेजर कॉम्पिटिटिव कंट्री हैं हमारे, चाइना वगैरह, उन पे हमसे ज़्यादा ड्यूटी थी, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया। बट अब जो ये हो रहा है इसमें हम हाईएस्ट हो जा रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट अब ज़्यादा होगा। ओके। चलिए, शुक्रिया शशि जी, पूरी सिचुएशन समझाने के लिए, इंडस्ट्री के हालात पर चर्चा करने के लिए। और उम्मीद तो ये करते हैं कि कुछ स्टेप सरकार की तरफ से डेफिनेटली लिए जाएं इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर एमएसएमई के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच इसका ऊपर बातचीत करने के लिए। लेकिन चलिए बात करते हैं अब मौसम के मिजाज की। और आईएमडी ने जो चेतावनी जारी की है कि हिमाचल उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड की आशंका उन्होंने जताई है। साथ ही बिहार, बंगाल, सिक्किम में भी फ्लैश फ्लड की बातचीत की है। किस तरीके के हालात यहाँ से एमर्ज हो सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधेश्याम शर्मा मौजूद हैं। राधेश्याम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो मौजूदा हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज, वो आपसे समझना चाहेंगे। इनफैक्ट जब आपसे पिछली बातचीत हुई थी तब ये माना जा रहा था कि शायद हफ्ते 10 दिन का एक पॉज आ सकता है, एक ब्रेक मॉनसून जैसी सिचुएशन एमर्ज हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही रीजन स्पेसिफिक रहा है। अगर हम कुछ रीजन्स देखें तो वहां पर तो बारिश अभी भी लगातार कायम है, स्पेशली सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न रीजन में। आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा सिचुएशन और ये जो फ्लैश फ्लड की बात हो रही है, कितना चिंता का विषय है? देखिए, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जुलाई का महीना जो है वो लगभग पूरे भारत में काफी एक्टिव रहा था मानसून। लेकिन जब से अगस्त शुरू हुआ है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो खासकर राजस्थान और जो ये पश्चिमी भाग हैं, इनमें पिछले 10-12 दिनों से लगातार मानसून काफी कम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। बारिश में काफी गिरावट हुई है
तो यही बारिश का जो दौर है वो खासकर पहाड़ों की तरफ और जो हिमालय की तरफ के बेल्ट है इनमें शिफ्ट हो गया है। इसी की वजह से जो फ्लैश फ्लड और जो ज़्यादा हेवी रेनफॉल के जो इंसिडेंसेस है वो आप देखेंगे कि जो बेल्ट जो हिमालय की तरफ के एरियाज है उनमें ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब परिस्थिति फिर से बदलने वाली है। एक बार फिर मानसून ट्रफ लाइन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, यानी पहाड़ों की तरफ से अब प्लेन की तरफ शिफ्ट होगा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग जो प्लेन एरिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, तो इनमें जो है वो अब अगले 2-3 दिन बाद बारिश की एक्टिविटीज इस क्षेत्र में बढ़ेगी, जो कि पिछले 2 सप्ताह से लगभग ड्राई कंडीशंस वेस्ट राजस्थान में थी और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा एरियाज में बारिश में कमी थी। तो अब कंडीशन फिर से इम्प्रूव हो रही है। 15 अगस्त से ही मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट होगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली ईस्टर्ली विंड्स एक्टिव होगी। तो एक यूँ कह सकते हैं कि नया एक्टिव स्पेल जो है वो 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में भी ये धीरे धीरे 16-17 अगस्त से शुरू होगा। तो जो अगस्त के जो 2 सप्ताह बाकी हैं, लास्ट के जो पखवाड़ा है, इसमें मानसून फिर एक्टिव होगा और खरीफ की फसलों के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जी ओके। और फिर जो आपने बताया कि जो ये मॉनसून है पहाड़ों की तरफ से वापस प्लेन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये कब तक जी होने की प्रोबेबिलिटी है? और ओवरऑल फिर अब जी तक की जो स्थिति रही है या जो आप आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं, कैसे देखेंगे इस पूरी जी ही मॉनसून की चाल को? वही देखिए, इसमें अगले 48 घंटों बाद जो है वो इसमें विंड पैटर्न में चेंज होगा और जैसे मैंने बताया कि 15 अगस्त से ही अगले 48 घंटों बाद जो है वो मानसून रेन का जो जोन है वो प्लेन एरिया की तरफ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो रीजन है इंक्लूडिंग ईस्टर्न इंडिया का, तो इन पूरे क्षेत्र में मानसून कोर जोन जिसे बोलते हैं, इसमें मानसून एक्टिव होगा क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन पिछले 2 सप्ताह से अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ में थी। अब अगले 2-3 दिनों में ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, तो जो प्लेन एरियाज है या मानसून कोर जोन है इसमें पूरे में मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि जो 2 सप्ताह से जो वेस्ट राजस्थान में वेस्टर्न पार्ट की तरफ में रेन नहीं हो रही थी, तो अब इस इलाकों में अगले 2 सप्ताह में बारिश होने की चांसेस काफी बन रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया राधेश्याम जी आने के लिए शो में, और मॉनसून के एग्जिस्टिंग सिचुएशन आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उस पर एक नज़रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। और आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ हैं भूपेश शर्मा और साथ ही नवनीत दमानी। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। नवनीत बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हमने लास्ट कुछ दिनों में अच्छा खासा गिरावट का रूप देखा है क्रूड ऑयल प्राइस में। करीब करीब टॉप से देखा जाए तो 500 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। मुझे लगता है कि काफी सारी पॉजिटिविटीज या नेगेटिविटीज प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है एंड $62 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट है WTI पे। यहाँ पे बाई की रणनीति बनानी चाहिए 20-30 रुपए नीचे, यानी कि करीब करीब 5450 के आसपास आप बाइंग की रणनीति बनाइए। 5370 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड फिर से रिबाउंड में हम 5650 तक के लेवल देख पाएंगे। और दूसरा स्ट्रैटेजी रहेगा क्रूड ऑयल सिल्वर प्राइसेस में, जहाँ पे हमें इंक्रीमेंटली 3 दिनों में अच्छी बढ़त देखते हुए नजर आ रही है एंड सिल्वर की जो प्राइसेस है वो आउट परफॉर्म कर रही है विज़ गोल्ड प्राइसेस। यहाँ पर एक अच्छा रिबाउंड देखा है लास्ट कुछ दिनों में एंड 1,14,000 का स्तर अगर नहीं टूटता है तो हम 1,17,500 1,17,900 तक भी जा सकते हैं। तो 1,15,000 के आसपास बाय करिए, 1,14,200 स्टॉप लॉस रहेगा एंड करीब करीब 2 से 2,500 पॉइंट का अपसाइड देखिए। भूपेश आपकी कॉल्स क्या होंगी? जी नमस्कार दीपाली जी, अगर बात करें मेरी कॉल्स की तो मैं कहूंगा कि कॉपर के बाजार में खरीदारी करनी चाहिए 891.90 के आसपास। 887 का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें और 896 और 903 का लक्ष्य इसमें संभावित रहेगा। वहीं अगर दूसरी कमोडिटी की बात करें तो कोकुड़ में बिकवाली करनी चाहिए सितंबर वायदा में, जिसमें स्टॉप लॉस 3360 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य इसमें 3260 और 3230 तक के संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स बताए गए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन बात एक और भी कमोडिटीज पर कर लेते हैं। नवनीत गोल्ड पर बताइए, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म रेंज और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर?
दीपाली, लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है गोल्ड के प्राइसेस में और लगभग 2000 पॉइंट का काइंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग हमने प्राइसेस में ऊपरी लेवल से देख लिया है। इंटरनेशनल में अगर मैं देखूँ तो करीब $70 का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और आज रुपये भी करीब 30-35 पैसे ऊपर से अप्रिशिएट हुआ है, जिसका भी हमें एक बेनिफिट गोल्ड प्राइसेस में देखने मिल रहा है। ओवरऑल बायस गोल्ड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और मुझे लग रहा है कि छोटा-मोटा रिबाउंड वापस सेलिंग को इन्वाइट करेगा। फंडामेंटली देखें तो कहीं न कहीं अगर ट्रूस होता है प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो डिस्कशन की बात चल रही है, तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर से नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस और एक रीज़नेबल फॉल आपको आने वाले दिनों में देखने मिल रहा है। उसका डिस्काउंटिंग हम ऑलरेडी क्रूड ऑयल प्राइसेस में लास्ट कुछ दिनों में देख रहे हैं, जो कि प्राइसेस करीब 4 से 5% गिर चुके हैं। पर गोल्ड में उस तरह का हमें फॉल अभी तक नहीं देखने मिला है। तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड के प्राइसेस में भी एक रीज़नेबल फॉल आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है और 99,000 के नीचे का स्तर हम अगले कुछ दिनों में देख पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो 1,05,000 के आसपास सेल की स्ट्रैटेजी आप बनाइए, 1,01,200 का आप स्टॉप लगाइए, यानी करीब 1200 से 1400 पॉइंट का फॉल देखने पॉसिबल है। ओके, अच्छा, एक स्पाइसेस के पैक पर और एक कॉटन सीड ऑयल केक पर राय ले लेते हैं भूपेश की। भूपेश, कॉटन सीड ऑयल केक क्या ट्रेमेंडस है, क्या फिर कमेंडेबल ब्रेकआउट्स इस कमोडिटी ने दिखाया, 3300 के ऊपर भाव है, क्या व्यू है यहाँ से, क्या है अगले टारगेट्स? और टर्मरिक और धनिया तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, इन दोनों में अब अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी, मैंने अभी टॉप पिक में कॉटन सीड ऑयल केक का बाजार दिया है, बताया है कि 3333 का करंट दाम चल रहा है। अब ये सितंबर वायदा और इसमें बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छी तेजी पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, जिसमें भाव ऊपर में 3420 तक के ऊपर गए थे। नीचे में मुझे लगता है कि यहाँ से अभी बाजार ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। बाजार में नीचे में 3250 3220 तक के भी लक्ष्य इसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मसालों की बात करें तो मुझे लगता है कि टीएमसी के बाजार में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 13,500 का दाम है। करंट दाम पर भी यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है, अन्यथा बाजार 13,400 350 के आसपास मिलता है तो भी एंट्री करना चाहिए। 13,200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें 13,800 और 14,200 तक के लक्ष्य इसमें संभावित रहे। ओके, चलिए, शुक्रिया भूपेश और नवनीत, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। शो को समेटने का वक्त है, इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।